कभी सोचा है कि कुछ कीमती पत्थर इतने चमकदार और रंगीन क्यों होते हैं? या कुछ धातुएं अचानक से चुंबक की तरह क्यों बर्ताव करने लगती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जरिए रसायन विज्ञान के इन्हीं दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज की चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे सीएफटी के मूल सिद्धांतों से, फिर डी ऑर्बिटल्स के विभाजन, कॉम्प्लेक्स ज्यामिति और ऊर्जा, मैग्नेटिक स्पिन और स्थिरता, ट्रांजिशन धातुओं में रंगों का विज्ञान और आखिर में जानेंगे इस थ्योरी की कुछ सीमाएं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। सीएफटी के मूल सिद्धांत। रसायन विज्ञान आखिर इन खूबसूरत रंगों और चुंबकीय धातुओं को समझाता कैसे है? ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इतने रंग बिरंगे होते हैं जबकि कुछ एकदम पारदर्शी, और यही बात उनके चुंबक होने या ना होने पर भी लागू होती है। इस पहेली का जवाब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी में छिपा है। दिलचस्प बात यह है कि ये थ्योरी एक बहुत ही सख्त नियम पर चलती है। ये मानकर चलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और उसके आसपास के लिगेंड्स के बीच का रिश्ता पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मतलब सारा खेल सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के खींचाव और धक्के का है। कोवैलेंट बॉन्डिंग या ऑर्बिटल ओवरलैप को तो ये थ्योरी पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अब यहाँ सबसे मजेदार बात समझने वाली है। जब नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के पास आते हैं तो एक जबरदस्त रिपल्शन या कहें प्रतिकर्षण पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना। समान चार्ज होने की वजह से वे एक दूसरे को जोर से दूर धकेलते हैं। दूसरा हिस्सा डी ऑर्बिटल्स का विभाजन, और सच कहें तो यही प्रतिकर्षण पूरी थ्योरी का असली इंजन है। शुरुआत में जब मेटल आयन एकदम अकेला होता है और किसी से जुड़ा नहीं होता तो उसके पांचों डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक जैसी ऊर्जा वाले होते हैं। इस अवस्था को डीजेनरेट स्टेट कहते हैं। मतलब सबका एनर्जी लेवल एकदम बराबर होता है। लेकिन जैसे ही वो लिगेंड्स पास आते हैं पूरे सिस्टम की एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है। और चूंकि हर ऑर्बिटल का स्पेस में अलाइनमेंट अलग अलग होता है तो सब पर यह धक्का बराबर नहीं पड़ता। नतीजा क्या होता है? उनकी बराबरी टूट जाती है और वे दो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये बंटवारा एकदम साफ दिखता है। जो दो ऑर्बिटल्स सीधे लिगैंड्स के रास्ते में आ जाते हैं वे धक्का खाकर ऊपर की एक हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं जिसे ईजी कहा जाता है। और जो तीन बचे वो बीच की सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं और नीचे की एनर्जी स्टेट यानी T2G में रहते हैं। तीसरा बिंदु, कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय और ऊर्जा। अब सोचिए, अगर इन लिगैंड्स के आने का पैटर्न ही बदल जाए तो क्या होगा? इन ऊपर और नीचे वाले ऑर्बिटल्स के बीच जो एनर्जी का गैप बनता है उसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE कहते हैं। ये गैप कितना बड़ा या छोटा है, बस यही एक बात तय करती है कि वो मॉलिक्यूल आगे कैसा व्यवहार करने वाला है। ये एनर्जी गैप कितना चौड़ा होगा ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि मेटल का अपना चार्ज क्या है, लिगैंड कैसा है, और सबसे ज़रूरी बात, कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर। नंबर 4, मैग्नेटिक स्पिन और स्थिरता। इसी एनर्जी गैप में इस सवाल का जवाब छिपा है कि कुछ धातुएं चुंबक की तरह क्यों बर्ताव करती हैं। लॉजिक बहुत ही सीधा है। अगर यह गैप छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से छलांग लगाकर ऊपर चले जाते हैं और अकेले यानी अनपेयर्ड रहते हैं। इससे बनता है एक मैग्नेटिक हाई स्पिन स्टेट। लेकिन अगर ये गैप बहुत बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाते और नीचे ही जोड़ी बनाने को मजबूर हो जाते हैं। इससे एक नॉन मैग्नेटिक लो स्पिन स्टेट बनती है। और ये गैप कितना बड़ा होगा ये पूरी तरह लिगेंड के हाथ में होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम साफ देख सकते हैं कि कमजोर लिगेंड्स बहुत छोटी स्प्लिटिंग करते हैं, जबकि साइनाइड जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इतना जबरदस्त धक्का मारते हैं कि एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप बन जाता है। स्क्वायर प्लानर शेप में तो कहानी एकदम अलग होती है। वहाँ ये स्प्लिटिंग इतनी तीव्र होती है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को मजबूरन जोड़ी बनानी ही पड़ती है, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डायामैग्नेटिक यानी नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। पांचवां हिस्सा, ट्रांजिशन धातुओं में रंग। मैग्नेटिज्म का रहस्य तो सुलझ गया। अब उन शानदार चमकीले रंगों के पीछे का विज्ञान भी समझ लेते हैं।
जब सफ़ेद रोशनी ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है तो निचले T2G लेवल में बैठा इलेक्ट्रॉन उस रोशनी में से एक बहुत ही खास एनर्जी को सोख लेता है। ये ठीक उतनी ही एनर्जी होती है जो उसे इस गैप को पार करके ऊपर वाले EG लेवल तक पहुंचा सके। अब जिस रंग की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगाने के लिए सोख ली, वो तो विजिबल स्पेक्ट्रम से गायब हो गई। तो हमारी आंखों तक क्या पहुंचता है? सिर्फ वो बचा हुआ प्रकाश जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और वही बचा हुआ प्रकाश हमें एक बेहद खूबसूरत रंग के रूप में दिखाई देता है। छठा और आखिरी हिस्सा, थ्योरी की सीमाएं। देखिए, ये थ्योरी रंग और चुंबकत्व को तो बड़ी खूबसूरती से समझाती है, लेकिन हर साइंटिफिक मॉडल की अपनी कुछ सीमाएं होती ही हैं। अगर हम पूरी तरह निष्पक्ष होकर इस मॉडल को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि CFT इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक चीज़ों को समझाने में तो चैंपियन है, लेकिन ये क्वांटम केमिस्ट्री की कुछ बहुत ही ज़रूरी सच्चाइयों को एकदम नज़रअंदाज कर देती है। चूंकि ये थ्योरी सख्ती से ये मानकर चलती है कि सब कुछ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसलिए ये कोवेलेंट ऑर्बिटल ओवरलैप को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। जबकि आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि मेटल्स और लिगेंड्स के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। इसके अलावा ये मॉडल मेटल के s और p ऑर्बिटल्स को तो गिनती में ही नहीं लेता। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर कोई मॉडल हमारे सामने रंगों और चुंबकत्व की इतनी शानदार पहेली सुलझा देता है, लेकिन फिर असल कोवेलेंट बॉन्डिंग पर आकर आंखें मूंद लेता है, तो पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें किस नए और गहरे मॉलिक्यूलर मॉडल की तरफ बढ़ना होगा? विज्ञान का सफर ऐसे ही तो आगे बढ़ता है ना? सोचने वाली बात।